हेलो गाइस, आपको पता ही होगा आईएफसी के बाद एक नया आईपीओ आया है इंडिगो पेट्स। और इस टाइम हर एक के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि हमें इंडिगो पेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि सर हमारे पास कैपिटल लिमिटेड है, हम लोग आईएफसी में इन्वेस्ट करें या फिर हम लोग इंडिगो पेट्स में इन्वेस्ट करें। सो गाइस, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो कल रिलीज करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, आपको वो वीडियो कल मिल जाएगी और कल आप अपना डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि कल आईआरएफसी का लास्ट डेट है और इंडिगो पेट्स का फर्स्ट डे है सब्सक्रिप्शन का। ऑल्सो गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। ऑल्दो ये स्पेसिफिकली इंडिगो पेंट्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उससे रिलेटेड रहने वाली है। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इंडिगो पेंट्स कंपनी के बारे में, इस कंप्लीट पेंट इंडस्ट्री के बारे में। हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल और उसके बिजनेस मॉडल को डिस्कस करेंगे, इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के प्लस और माइनस के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और एंड में हम लोग जनरल आईपीओ डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में। मैं आपको बता दूं, जो ये कंपनी अपनी इंडिगो पेंट्स, ये इंडिया की 5th लार्जेस्ट इस इंडस्ट्री में कंपनी है। ऑल्दो जो इसके लिस्टेड पीयर्स हैं लाइक एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट्स, उनका मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं एशियन पेंट्स की बात करूँ, उसका अकेले ही मार्केट शेयर 42% है। अगर मैं उसके बाद अगर बर्जर पेंट्स की बात करूँ तो गाइस उसका मार्केट शेयर 12% है और दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं तो आता है हमारा 54%। तो अगर जो इसके दोनों इसके लिस्टेड पेयर्स हैं अपना एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट्स, उनको कंबाइन करें, उनका अलोन शेयर है 54%। इसका मार्केट शेयर मात्र 2% है, ओनली 2%, बट स्टिल ये 5th लार्जेस्ट कंपनी है इस पेंट इंडस्ट्री में इंडिया की। दूसरा, अगर हम लोग एशियन पेंट्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 2,60,000 करोड़ के आसपास का एशियन पेंट्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर हम लोग उसकी बात करें बर्जर पेंट्स की तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 76,000 करोड़ रुपीज़ है। और आपने देखा होगा रिसेंट टाइम्स में एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट्स का शेयर बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागा है। ये दोनों ब्लू चिप कंपनीज कंसिडर की जाती हैं क्योंकि इनका मार्केट शेयर बहुत अच्छा है, इनका ग्रोथ बहुत अच्छा है। अब हम लोग इंडिगो पेंट्स की बात करते हैं। अब हम लोग इसका दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट है गाइस, ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है इस पेंट इंडस्ट्री में। इसका रीज़न हम लोग ये भी लगा सकते हैं सिंस इसका मार्केट शेयर 2% है ओनली, क्योंकि जो जितनी छोटी कंपनी होती है उसकी ग्रोथ रेट ज़्यादा होती है। जब बड़े प्लेयर्स होते हैं उनका मार्केट ऑलरेडी ज़्यादा सैचुरेटेड होता है, उनकी ग्रोथ रेट इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है इसकी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बनने का इस इंडस्ट्री में, बट स्टिल ये इन पाँचों में से फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है अपनी इंडिगो पेंट्स। तीसरा गाइस, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस बिज़नेस के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जो ये मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर का ये बिज़नेस है, ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर डिपेंड करता है। अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग रिटेल प्रोडक्ट्स की भी बात करें, जैसे बिस्किट्स की बात करें, हम लोग चिप्स की बात करें, तो जिसका ज़्यादा इवन हम लोग अपनी जो ड्रिंक्स होती हैं, अपनी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, ये सब इस पर डिपेंड करती है। इनकी सेल सबसे ज़्यादा मोस्टली डिपेंड करती है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर। जिसका सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा वो सबसे ज़्यादा कंपनी सेल कर रही होगी। बिकॉज गाइस, कभी कभी आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा, जैसे कि आप किसी मार्केट में जाते हैं, आप बाय सबसे पहले मुंह पे ये बोलते हैं कि कोक होगी। अगर कोक नहीं होती तो बोलते नहीं थम्स अप है, तो आप लोग थम्स अप भी बाय कर लेते हैं। इसलिए जितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा उतनी ज़्यादा अच्छी सेल आएगी मैन्युफैक्चरिंग रिटेल इंडस्ट्री में। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा। तो गाइस, बट रिसेंट टाइम में इंडिगो पेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे फोकस किया है और एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स की तरह उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत वाइड हो गया है। तो इससे कंपनी को करंटली और फ्यूचर में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। उसके बाद गाइस, हम लोग उसकी बात करें, एक सबसे बड़ा फैक्टर रिटेल इंडस्ट्री में ये भी होता है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग का। आप देख रहे होंगे ये जो अपनी बड़ी बड़ी कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ये लोग अपनी मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग पे बहुत सारा चंक अमाउंट खर्च करती हैं। ये इसलिए करती हैं क्योंकि मार्केटिंग और ब्रांडिंग से इनकी सेल पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। ये आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। सो गाइस, अब रिसेंटली अभी हम लोग बात करें तो इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को साइन किया है और महेंद्र सिंह धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, इससे एक ब्रांड पे ट्रस्ट बनता है। इंडिगो पेंट्स के जब से ये ब्रांड एम्बेसडर धोनी बने, इसकी सेल्स में भी काफ़ी फ़र्क आया है। लास्ट हम लोग एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे, इसका कंपनी का टारगेट कस्टमर क्या है। जैसे कि हम लोग बात करें, आपको पता ही होगा कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बताया, एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स का मार्केट शेयर ऑलरेडी बहुत हाई है और इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी बड़ा है। इस वजह से इन लोगों ने बर्जर पेंट्स ने डायरेक्टली टियर 1 सिटीज़ को टारगेट नहीं किया, ना टियर 2 सिटीज़ को टारगेट किया। टियर 3 या टियर 4 की जो सिटीज़ होती हैं पहले उससे स्टार्ट किया और उसमें धीरे धीरे इन्होंने मार्केट पेनिट्रेट कर लिया है और अपना काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सेल्स लेके आए हैं उससे। अब धीरे धीरे ये लोग ग्रोथ कर रहे हैं। अब धीरे धीरे उसके बाद ये लोग टियर 2 और टियर 1 सिटीज़ में मूव करेंगे और बड़े प्लेयर्स एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स के साथ कम्पीट करेंगे। बट एज ऑफ नाउ ये टियर 3 और टियर 4 सिटीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और वहीं से पूरा मार्केट पेनिट्रेट
पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो गाइस, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस पूरी पेंट इंडस्ट्री के बारे में, इसका करंट कितना रेवेन्यू है और इसका फ्यूचर ग्रोथ कैसा है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये पूरी इंडस्ट्री 403 बिलियन रुपीस की इंडस्ट्री है। इतना ये पूरी इंडस्ट्री इतना रेवेन्यू जनरेट करती है हर साल। दूसरा गाइस मैं आपको बता दूं, इस इंडस्ट्री के लिए एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, इसका बहुत ज़्यादा हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये प्लस पॉइंट ऐसे है क्योंकि अगर कोई नया एंट्रेंट आता है, वो इस इंडस्ट्री में पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है, तो उसको बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, तभी जाके वो अपना सेटअप कर पाएगा। तो ये प्लस पॉइंट है। इससे पता चलता है बैरियर्स टू एंट्री ज़्यादा है और नए एंट्रेंट्स कम आएंगे फ्यूचर में। दूसरा गाइस मैं बात जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस सेक्शन में बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ज़रूरी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, और इस पेंट इंडस्ट्री के लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जरूरी है। अगर इनकेस कोई एंट्रेंट आ भी जाता है हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर करके, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अपना इतना फैलाने में जो एग्जिस्टिंग कंपनीज का है उसको बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए ये भी एक प्लस पॉइंट है एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए। इसके बाद हम लोग गाइस सीजीआर ग्रोथ की बात करें तो 2014 से लेकर 2019 तक इसका सीजीआर ग्रोथ इस पूरी इंडस्ट्रीज का 11.5% था, जो कि 2019 से लेकर आगे तक 2024 का ग्रोथ फोरकास्ट है 13% का, सॉरी गाइस 13% का एग्जैक्टली। तो गाइस इससे पता चलता है ईयर ऑन ईयर इस इंडस्ट्री की पूरी ग्रोथ हो रही है। इसका एक मेजर रीजन ये भी है कि इंडिया में पर कैपिटा पेंट का कंजम्पशन काफी कम है एज कम्पेयर टू एडवांस इकोनॉमीज और इमर्जिंग इकोनॉमीज। इवन हम साउथ एशिया की कंट्रीज की भी बात करें तो इसका मार्केट शेयर इसका पर कैपिटा कंजम्पशन पर कैपिटा इंडिया में काफी कम है, इसलिए इसके फ्यूचर में ग्रोथ के काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं। दूसरा गाइस हम लोग डिस्कस करते हैं इसके मार्केट शेयर के बारे में, मार्केट शेयर कंपनी के बारे में। होल्ड अ सेकंड गाइस। सो अगर हम लोग इसकी मार्केट शेयर अगर हम लोग मार्केट जैसे मैंने आपको बताया, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 403 बिलियन रुपीस का पूरा इंडस्ट्री है, उसमें से 42% एशियन पेंट्स के पास है, इस एशियन पेंट्स के पास है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस सेक्शन में भी। दूसरा 12% बर्जर पेंट्स के पास है। तो आप देख पाएंगे दो मेजर पिलर है, उनके मार्केट शेयर में भी कितना ज्यादा डिफरेंस है। एशियन पेंट्स का 42% है, बर्जर पेंट्स का 12% है। इसके बाद हमारी आती है नैरोलैक जिसका मार्केट शेयर 7% है। उसके बाद आती है हमारी नोबेल जिसका मार्केट शेयर हमारा 5% है। उसके बाद सबसे लास्ट में आती है इंडिगो पेंट्स जिसका मार्केट शेयर सिर्फ 2% है। उसके बाद अदर्स में आती है काफी सारी कंपनी छोटी छोटी जिनका मार्केट शेयर 33% है। ये मेजरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और ये 33% कैप्चर कर सकते हैं ये पांचों कंपनीज। तो इन पांचों कंपनीज के लिए एक एडवांटेज है कि फ्यूचर में जाके ये 33% जो शेयर मार्केट में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास है वो अक्वायर कर सकती है। तो एक चांस काफी हाई है कि जो ये एग्जिस्टिंग बड़ी कंपनीज हैं ये टेक ओवर कर लें। तो गाइस हमने दो प्लस पॉइंट देखे यहाँ पर, एक ये वाला कि ये अदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मार्केट शेयर ले लें। दूसरा गाइस सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी पर कैपिटा कंजम्पशन इंडिया में धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छा है, इस इंडस्ट्री का ग्रोथ काफ़ी अच्छा है एज ऑफ नाउ। सो गाइस अब हम कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज और फिगर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% है जो कि काफ़ी अच्छा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका 10% है जो कि काफ़ी अच्छा है। दूसरा गाइस हम लोग इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, जो इक्विटी इन्वेस्ट करती है कंपनी उस पर कितना रिटर्न आ रहा है, तो उसके हिसाब से आ रहा है इसका 24.8% जो कि काफ़ी अच्छा है गाइस। दूसरा गाइस अगर हम लोग इसके पीई रेशियो की बात करें, इस इंडस्ट्री का ऑलरेडी पीई रेशियो काफ़ी हाई है। जैसे कि हम लोग और जो अपनी इंडस्ट्रीज है बैंकिंग इंडस्ट्री और भी हम लोग काफ़ी इंडस्ट्री को देखेंगे तो उसका पीई रेशियो 30, 40, 50 मैक्सिमम रहता है। बट इस इंडस्ट्री का जैसे मैंने आपको बताया इसके लिस्टेड पीयर्स है अपने एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, उसका इंडस्ट्री पीई एवरेज काफ़ी हाई है अराउंड 75। तो हम लोग अगर इसका पी मल्टीपल देखें जो कि पूरा इंडस्ट्री में इस समय एवरेज चल रहा है वो ऑलरेडी काफ़ी हाई पे चल रहा है 75। जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स का शेयर प्राइस रिसेंटली बहुत तेजी से भागा है, तो इसका पी मल्टीपल ऑलरेडी ज़्यादा आ रहा है। पी मल्टीपल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है एनालिसिस के लिए। पी मल्टीपल से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी का पर शेयर कितना कमा रहा है और उसके लिए हमें कितना चार्ज कर रहा है। जैसे कि हम लोग बात करें, मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ। जैसे कंपनी का अर्निंग पर शेयर आप लोग जानते ही होंगे, अगर 2 रुपये है और कंपनी का अगर शेयर प्राइस चल रहा है 20 रुपये, तो इसका पी मल्टीपल हो गया 10। अब मतलब एक शेयर अगर उसका 2 रुपये पर साल कमा रहा है तो उसके बदले आज हमें 20 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, बिकॉज इससे हम लोग कंपनी के मालिक बन रहे हैं और फ्यूचर में जितने बार भी कंपनी 2 रुपये कमाएगी वो सब हमें ही मिलेगा, वो सब हमारा ही हिस्सा होगा। तो फ्यूचर में जितना भी कंपनी कमाने वाली है उसका डिस्काउंट करके जो करंट हमारा निकल के आता है प्राइस, वो उससे हम लोग पी मल्टीपल निकालते हैं। तो गाइस
गाइस इसका इंडस्ट्री का पी मल्टीपल ऑलरेडी बहुत हाई चल रहा है, 75 टाइम्स चल रहा है, जो कि ऑलरेडी बहुत हाई है। बट जो जिस पे ये अपना आईपीओ ला रहा है, जिस पे अपना पैसा रेज कर रही है कंपनी इंडिगो पेंट्स, वो इससे भी कई ज़्यादा हाई है, वो है 141। तो देखिए 75 करंट पी मल्टीपल है इस इंडस्ट्री का एवरेज, और ये उससे जो कि ऑलरेडी बहुत हाई है, ये उससे भी ज़्यादा 141 टाइम्स पी मल्टीपल चार्ज कर रही है अपने इन्वेस्टर्स से। सो गाइस तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है इस कंपनी को इस रेट पे सब्सक्राइब करने का। दूसरा गाइस इसके अगर हम लोग डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.8 टाइम्स है, जो कि बहुत हेल्दी है। 0.8 टाइम्स डेट कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गाइस हम लोग जब भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ये जरूर देखते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो कैसा है। ज़्यादा डेट वाली कंपनी होगी तो उसको प्रॉब्लम होगी, उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और फ्यूचर में कभी वो अगर मार्जिन स्थिर हो जाए, कुछ क्राइसिस आ जाए, जैसे रिसेंट टाइम्स में कोविड क्राइसिस आई, तो हो सकता है वो अपना डेट सर्विस ना कर पाए और वो कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाए। तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.8 है, जो कि बहुत फेवरेबल है। दूसरा गाइस हम लोग प्रॉफिट CAGR की बात करें तो इसका 94% CAGR है लास्ट 2 ईयर्स में, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर हम लोग उसका सेल्स CAGR की बात करें तो वो है हमारा 24.66%, जो कि काफ़ी अच्छा है। दूसरा गाइस अब हम लोग इस कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट और टोटल असेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसका एज ऑफ नाउ रेवेन्यू है 400 एज ऑफ नाउ सॉरी आई मीन इन 2018 इसका रेवेन्यू था 403 करोड़ रुपीस। उसके बाद इसका 2019 में रेवेन्यू था 537 करोड़ रुपीस। उसके बाद इसका मार्च 2020 तक का रेवेन्यू था 626 करोड़ रुपीस। एज ऑफ नाउ सितंबर 20 अभी 2021 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, हाफ ईयरली इसका रेवेन्यू है 260 करोड़ रुपीस। तो आप देखेंगे ईयर और ईयर इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी जा रही है, इसका ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू काफ़ी बढ़ रहा है। अगर कोविड टाइम्स में अगर हम लोग क्राइसिस की बात करें तो उस टाइम भी इसका रेवेन्यू इतना डाउन नहीं है, ये हाफ ईयरली फिगर्स हैं। 260 करोड़ रुपीस का इसका रेवेन्यू इसने बुक किया है एज ऑफ सितंबर 2020, जो कि काफ़ी हेल्दी है। तो इससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इस कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी जा रही है। अब कोविड क्राइसिस खत्म होने वाली है, वैक्सीनेशन रोल आउट हो चुका है, तो फ्यूचर में ये रेवेन्यू अपने और अच्छे जनरेट कर सकती है। दूसरा हम लोग अगर इसके प्रॉफिट फिगर की बात करें तो इसका मार्च 18 में तो प्रॉफिट था 12 करोड़ रुपीस। उसके बाद मार्च 19 में इसका प्रॉफिट था 26 करोड़ रुपीस, और मार्च 2020 में इसका प्रॉफिट था 47 करोड़ रुपीस। अब एज ऑफ नाउ टिल हाफ ईयर इसका रेवेन्यू है 27 करोड़ रुपीस। तो हम लोग गाइस देख सकते हैं कि इसका धीरे धीरे ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट काफ़ी अच्छा तेजी से बढ़ रहा है। गाइस रेवेन्यू ठीक है अपनी जगह होता है, पर जरूरी नहीं है वो प्रॉफिट में भी इम्पैक्ट डाले, क्योंकि बीच में खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रॉफिट इज बिलो द लाइन, और ये जो अपना रेवेन्यू होता है वो टॉप लाइन। तो टॉप लाइन के बाद बॉटम लाइन तक आने में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फिगर्स आ जाती हैं, हमारी बहुत सारी कॉस्ट आ जाती है, मार्केटिंग के खर्चे, दुनिया भर के हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी। तो गाइस ज़रूरी नहीं है अगर रेवेन्यू अच्छा ग्रो हो रहा है तो हमारा प्रॉफिट भी ग्रो होगा। बट आप देखेंगे इस कंपनी के इसमें प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। अगर हम लोग टोटल असेट्स की बात करें तो इसके टोटल असेट्स भी ईयर ऑन ईयर बढ़ रहे हैं, मतलब कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है, काफ़ी सारे असेट्स में इन्वेस्ट कर रही है और अपनी ग्रोथ पर फोकस कर रही है। सो गाइस इस सेक्शन में हम लोग कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस सेक्शन में बताया, इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, तो ये इसका काफ़ी प्लस पॉइंट है। दूसरा हम लोग बात करें, जैसे कि मैंने आपको अपने सेकंड सेक्शन में बताया था कि बैरियर्स टू एंट्री इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा है। अगर कोई न्यू एंट्रेंट आना चाहता है इस इंडस्ट्री में, अपना पेनिट्रेट करना चाहता है, अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहता है, तो उसको हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, प्लस उसको मार्केटिंग और ब्रांडिंग में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, और प्लस उसको अपना सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इन 3 फैक्टर्स की वजह से इसमें बैरियर्स टू एंट्री इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा है, जो कि प्लस पॉइंट है अपने एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए। तीसरा गाइस अगर हम लोग इसकी बात करें इसकी ब्रांड वैल्यू की, तो इसकी काफ़ी अच्छी ब्रांड वैल्यू बन गई है। इसके मैंने जैसे आपको बताया था अपने फर्स्ट सेक्शन में, इसके ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है, और लोग इस ब्रांड को बहुत ईजिली रिकॉग्नाइज करते हैं। आपने भी देखा होगा ज़ेब्रा बना आता है इंडिगो पेंट्स के साथ, कलरफुल ज़ेब्रा होता है, तो ये आपको भी बहुत आपको अट्रैक्ट करता होगा, और आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस ब्रेन में इसका लोगो सेव होगा। तो गाइस इससे पता चलता है इस कंपनी की ब्रांड वैल्यू अच्छी है। अगर हम लोग कहीं मार्केट में जाते हैं, अगर हम लोग को नैरोलैक एशियन पेंट्स वगैरह नहीं मिलता है, तो हम लोग डेफिनेटली इंडिगो पेंट्स को प्रेफर कर लेंगे, हम लोग इसमें इतना हिचकिचाएंगे नहीं। दूसरा गाइस हम लोग बात करें कंजम्पशन ग्रोथ की, तो जैसे मैंने बताया था इंडिया में पर कैपिटा पेंट का कंजम्पशन काफ़ी कम है, बट ईयर ऑन ईयर ये बढ़ रहा है। और इमर्जिंग इकोनॉमीज की भी बात करें, जैसे हमारा इंडिया की इमर्जिंग इकोनॉमी है, और उसके हम लोग बात करें इमर्जिंग इकोनॉमीज की, चाइना, मलेशिया, अपनी और भी कंट्रीज़ की बात करें तो उनका भी पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ रहा है, और वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है इंडिया से। तो इसलिए फ्यूचर में इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इंडिगो पेंट्स के ग्रोथ करने के। कंजम्पशन इंडिया में बढ़ेगा तो ऑब्वियसली पूरी पेंट इंडस्ट्री बेनिफिट करेगी। जब पूरी पेंट इंडस्ट्री बेनिफिट करेगी तो अल्टीमेटली इंडिगो पेंट्स भी बेनिफिट करेगा।
सो गाइस, अगर हम लोग इसके कॉन्स की बारे में डिस्कस करें तो मैंने आपको बताया था इसके फाइनेंशियल्स वाले सेक्शन में कि इसका पी मल्टीपल काफ़ी हाई है। इस इंडस्ट्री का खुद में ही पी मल्टीपल इतना हाई है, प्लस उससे भी ज़्यादा आगे जाकर इंडिगो पेंट्स ने अपना प्राइस रखा है, तो इससे पता चलता है इसका पी मल्टीपल बहुत हाई है। इस रेट पे इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। दूसरा गाइस, हम लोग बात करें कि एस्टेब्लिश ब्रांड्स जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, नेरोलैक, मैंने आपको बताया था इनका मार्केट शेयर आपस में ही बहुत सारा है। इंडिगो पेंट्स का ओनली 2% मार्केट शेयर है। तो अगर इसलिए जो पहले लोग प्रेफर करते हैं मोर एस्टेब्लिश ब्रांड को, जैसे एशियन पेंट्स की बात करें हम लोग, बर्जर पेंट्स की बात करें या नेरोलैक की बात करें, इसको लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसलिए ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स है, क्योंकि ऑलरेडी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश प्लेयर बैठे हुए हैं, ऑल्दो ये भी धीरे धीरे एस्टेब्लिश हो चुका है और फर्दर अपना एस्टेब्लिश कर रहा है। दूसरा हम बात करें कि अभी जो इंडिगो पेंट्स है वो अपना मार्केटिंग ब्रांडिंग पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है। जैसे कि हम लोग इसके पीएच की बात करें तो वो अपना 4% रेवेन्यू का खर्चा करते हैं मार्केटिंग और ब्रांडिंग पे, बट ये एज ऑफ नाउ 10% के अराउंड अपना मार्केटिंग और ब्रांडिंग पे खर्च कर रहा है, बिकॉज इसका बनता भी है। अभी ये सिर्फ इसका शेयर 2% है पूरे मार्केट में, और इसको धीरे धीरे एक्सपेंड करना है और अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी है। तो ये हम कह सकते हैं ये एस्टेब्लिश स्ट्रगलिंग ब्रांड है, और इसका फ्यूचर में भी मार्केटिंग और अपना ब्रांडिंग पे एक्सपेंडिचर काफ़ी हाई रहने वाला है, जिससे कि इसके मार्जिन पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये भी इसका एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट माना जा सकता है। सो गाइस, हम अपने लास्ट सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं जनरल आईपीओ डिटेल्स के बारे में, और इसके बाद मैं एंड में बताऊंगा कि हम लोग इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने वाले हैं या फिर हम लोग नहीं करने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये आईपीओ कल लाइव होने वाला है, और कल हमारी डेट है 28 जनवरी। 28 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक ये आईपीओ लाइव होगा। आप ड्यूरिंग दिस पीरियड इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा गाइस, अब हम लोग बात करें इस इशू साइज की, इशू साइज कितना बड़ा है, तो ये है 1176 करोड़ रुपीज़ का टोटल इशू साइज है। इसमें से हमारा सिर्फ फ्रेश इशू सिर्फ 300 करोड़ रुपीज़ है। ये यानी मतलब ये सिर्फ 300 करोड़ रुपीज़ कंपनी के पास जाएगा, जो कि कंपनी यूज़ करेगी अपनी ग्रोथ के लिए। बाकी रिमेनिंग 876 करोड़ रुपीज़ ऑफर फॉर सेल है, ये डायरेक्ट शेयर होल्डर्स के पास जाएगा, जो उसके प्रमोटर्स हैं उनके पास जाएगा। ये कंपनी के पास सीधा बेनिफिट नहीं जाएगा, ये कंपनी सीधा अपनी फ्यूचर ग्रोथ में यूज़ करने वाली है। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे कितना बड़ा मेजर पोर्शन ऑफर फॉर सेल है, और कितना छोटा अमाउंट ओनली 300 करोड़ रुपीज़ कंपनी को जाने वाला है, जो कंपनी अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए यूज़ करेगी। और दूसरा गाइस, मैं आपको बता दूं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1488 के बीच से लेकर अपर बैंड की बात करें तो 1490 रुपीज़ का इसका प्राइस है, और आपको मिनिमम 10 शेयर्स अप्लाई करने पड़ेंगे एक लॉट के अंदर। तो अगर मैं अपर बैंड की बात करूं तो आपका आता है 14,900 रुपीज़ का आपको एक लॉट पड़ेगा। तो आप अप्रॉक्सीमेटली 13 लॉट्स अपने लगा सकते हैं रिटेल कैटेगरी के अंदर। सिंस आपको पता होगा रिटेल कैटेगरी के अंदर सिर्फ 2 लाख रुपीज़ तक का आप बिडिंग कर सकते हैं। सो गाइस, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या हम इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले हैं। गाइस, एज ऑफ नाउ ये आईपीओ अच्छा लग रहा है, बस एक ही सबसे बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट लग रहा है, जो कि इसका पी मल्टीपल है। ऑलरेडी इंडस्ट्री का बहुत हाई है, बट इसका इंडस्ट्री से भी ऑलमोस्ट डबल रखा हुआ है इसने, 141 के आसपास का इसका पी मल्टीपल है। तो गाइस, यही सबसे बड़ा इसका नेगेटिव फैक्टर है। बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारी कल रिलीज होने वाली है, जिसमें हम लोग IRFC और इंडिगो पेंट्स को कंपेयर भी करेंगे, साथ साथ आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपके पास लिमिटेड कैपिटल है। तो हम लोग उसमें डिटेल में कवर करने वाले हैं कि आपको लगाना चाहिए इस आईपीओ में या फिर नहीं लगाना चाहिए। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड, यू विल गेट द वीडियो एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।